हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आपके प्री बोर्ड्स भी बहुत अच्छे से गए होंगे और अभी तक आपको रियलाइज़ हो गया होगा आपने क्या गलतियां की हैं और आपके नंबर कैसे आ रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर के एमसीक्यूज़ और केस स्टडी। ठीक है, 2 केस स्टडी करेंगे और 5-6 हम एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं और एमसीक्यू के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट्स भी अपने रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी पेन और कॉपी निकाल के बैठो, साथ साथ क्वेश्चन लगाओ और साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करते जाओ कि आपको उस टाइम पे जैसे ही क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट हिट करता है या नहीं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है अगले सेशन के लिए हमारे बैच तैयार हैं। बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा। जो बच्चे पीसीएम ऑप्ट करना चाहते हैं, मीन्स नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं, तो उनके लिए तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अप टू जेई लेवल, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो इस चैनल को भूलना मत, सब्सक्राइब करके रखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रखो। कोई और आपको बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2 साल तक। क्लास 11th क्लास 12th पूरा फ्री चलेगा। क्लास 10th भी अगले सेशन के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा बच्चों के लिए। ठीक है, तो क्लास 10th 11th 12th सीबीएसई प्लस जेई आपको पूरा का पूरा फ्री में यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने बच्चों के साथ और इस वीडियो को टारगेट बनाओ कि यार इस पे ना, ठीक है, 50 से 100 तक लाइक आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे व्यूज़ आएँ, तो इसको शेयर करो। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रे फ्रॉम द सन कन्वर्जेज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ। अगर कोई बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिनके ना क्वेश्चंस नहीं बनते, तो देखो इनके लिए सबसे पहला बेस्ट चीज़ है कि आप अपने रे डायग्राम्स रिवाइज करो। ठीक है, आप अपने रे डायग्राम्स रिवाइज करो। 16 रे डायग्राम्स हैं, 16 के 16 रे डायग्राम्स आप रिवाइज कर दो, आपके ये सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। रेज फ्रॉम द सन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। सबसे पहला काम होता है आप मिरर पहचानो। मिरर उन्होंने दिया हुआ है, क्या है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर जैसे ही आपने बनाया, कॉनकेव मिरर के बारे में आपको सारी चीज़ें याद आनी आनी चाहिए। इसके 6 के 6 डायग्राम आपके दिमाग में चलने चाहिए। तो ये कह रहे हैं सन से रेज आ रही है। अब सन बहुत दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है बेटा, वो कैसी आती है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से रेज आती है पैरेलल। ठीक है ना, पैरेलल रेज आएंगी। और जब भी रेज पैरेलल आती हैं, मान लो हमने 2 रेज बना दी, यहाँ पे जब रेज पैरेलल आती है तो वो कहाँ पे कन्वर्ज करती है? वो कन्वर्ज करती है फोकस पे। ठीक है, कहाँ कन्वर्ज करती है? फोकस पे। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो सन से रेज आ रही है वो कन्वर्ज कर रही है 15 सेंटीमीटर पे। मीन्स हमारे हिसाब से तो फोकस पे करना चाहिए, इनके हिसाब से 15 सेंटीमीटर पे कर रही है। तो इसकी फोकस ही कितनी दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें कि हमारी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज की बने? तो अगर आपको रे डायग्राम रिवाइज हैं तो आपको याद होगा कि अगर हमें इमेज चाहिए सेम साइज की, इमेज कैसी चाहिए बेटा? सेम साइज की इमेज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? सेंटर पे। ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर पे रखोगे, सेंटर पे ही आपकी इमेज फॉर्म होगी, सेम साइज की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब इसका सेंटर कितनी दूर होगा, है ना? सेंटर का ये डिस्टेंस कितनी दूर होगा? तो फोकल लेंथ हमें पता लग गई, फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। अभी आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ पोजीशन पूछी हुई है। तो 15 का डबल रेडियस क्या हो जाएगी? 2f। r इज इक्वल टू 2f, तो 2 इंटू 15 इज 30। तो मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर पे आप ऑब्जेक्ट रखो तो आपको इमेज सेम साइज की मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगेगा फिर इस हिसाब से? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा? अगर आपके रे डायग्राम अच्छे हैं तो आपको लाइट वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। चलो नेक्स्ट। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, मतलब तुम मिरर लगा दो कहीं पे और कितनी मर्जी दूर खड़े हो जाओ, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तुम्हारी इमेज हमेशा ही क्या बनती है? सीधी बनती है।
मिरर कैसा होगा? अब देखो, प्लेन मिरर सीधी इमेज बनाता है जी। प्लेन मिरर में आप घर के सामने, आप मतलब घर के सामने कह रहा हूँ, आप अपने जो भी आपका मिरर वाला एरिया है जहाँ पे आप तैयार होते हो, ठीक है, जिस भी रूम में, या वॉश बेसिन पे कई बच्चे तैयार होते हैं, तो वहाँ पे आप जहाँ मर्जी खड़े हो जाओ, आपकी इमेज सीधी तो बनती है। वो मिरर कौन सा होता है? प्लेन होता है। कॉनकेव मिरर में आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ तो आपको सीधी इमेज नहीं देगा। ये सिर्फ सीधी इमेज कब देता है? जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, कहाँ हो फोकस और पोल। कॉन्वेक्स मिरर कहीं भी खड़े हो जाओ भैया, आपको इरेक्ट ही मिलेगी, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या लगेगा? आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये वाला केस भी समझ आ गया कि कॉनकेव मिरर में अगर आपको इरेक्ट इमेज चाहिए तो आपको कहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा? फोकस और पोल के बीच में, तभी आपको इमेज क्या मिलेगी? इरेक्ट मिलेगी। और इरेक्ट भी होगी, बट क्या होगी? वर्चुअल होगी। अब कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इस इमेज को क्या आप स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीन पे उतार सकते हो? नहीं उतार सकते, ठीक है ना, क्योंकि इमेज कैसी है? वर्चुअल है। इमेज कैसी है? वर्चुअल है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन। तो चार चीजें हैं आपके पास, ठीक है। वाटर है, मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, केरोसिन और ग्लिसरीन। अब इतनी आपकी रिवीजन होनी चाहिए कि यहाँ पे कम से कम केरोसिन पढ़ के आपको केमिस्ट्री की याद आ जानी चाहिए कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है ना। ये ऐसे दिमाग चलना चाहिए अब चीज़ों को देख के, तब आप बहुत शार्प, आपका मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी और आपके ना पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से होएगी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट? इनमें से, ठीक है, इसमें मान लो आप एयर से इनमें क्या भेज रहे हो? रे ऑफ लाइट भेज रहे हो। तो इनमें से किस मीडियम में सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगी? देखो, बेंडिंग उसकी होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। बेंडिंग उसमें होगी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा? सबसे ज़्यादा होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपके लिए, ठीक है, जस्ट अभी आपके लिए हम ये बता सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो, आप ऐसा मान लो कि जो चीज़ गाढ़ी ज़्यादा है ना, जो चीज़ डेंस है, ऑप्टिकली डेंस है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑप्टिकली डेंसर की बात होती है। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब जो, ये लगा लो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गाढ़ा आपको कौन देखेगा? वाटर, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन या ग्लिसरीन? किसी बच्चे ने अगर ग्लिसरीन नहीं देखा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। केरोसिन सबने देखा होगा, मस्टर्ड ऑयल सबने देखा है, पानी तो सबने देखा ही है। ग्लिसरीन क्या होता है इन सब में ना? काफ़ी थिक होता है, ठीक है। क्या होता है? थिक ज़्यादा ये होता है। तो इसका हम क्या मान सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इन सबसे ज़्यादा होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इसी में क्या होगी? बेंडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्यों थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था बोलने में, इसलिए ना क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ी ही ब्रॉड सी टर्म है अभी आपके लिए, अभी आपको इतना पता नहीं है। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात होती है यहाँ पे। एक आपने पढ़ा है बेटा, मास डेंसिटी होती है। आप सबने एक चीज़ पढ़ी है मास डेंसिटी के बारे में, जिसका फॉर्मूला आप सबको याद है, मास बाय वॉल्यूम। ये जो डेंसिटी होती है ना, ये मास डेंसिटी होती है। हम बोल देते हैं टेंथ के लेवल पे कि हाँ, जो जितना गाढ़ा दिखेगा ना आपको, ठीक है, वो क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर होगा। बट ऐसा नहीं है। एक बार किसी बच्चे को अगर क्यूरियोसिटी है और टाइम है तो टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है उसके बारे में सर्च करके देखना कि उसकी मास डेंसिटी और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या डिफरेंस हो, ठीक है। पतला होगा, हल्का होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, अगर कोई लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ अगर कोई लाइट जा रही है तो उसमें से क्या चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है? उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी? नहीं,
डेंसर को अभी आप ये लगा के चलो कि ये कैसा मटेरियल है, यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, मोलिक्यूल्स क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी आपकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ वाला अभी कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब चलो मैं यहीं पे ना आपकी कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। कुछ चीज़ें क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़े सा बच्चों को दिक्कत रहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखने में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, ये एयर ले लेते हैं और यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी रे इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। बच्चों को रे डायग्राम में भी प्रॉब्लम आती है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब देखो, अब कैसे बनाते हो, अगर यहाँ पे वाटर नहीं होता तो ये रे आपकी बिल्कुल क्या जाती, सीधी जाती, क्योंकि लाइट रे आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं, रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो थोड़ा सा ऐसे बेंड करके दिखा दो। ये हो गया आपका एंगल आई और ये हो गया आपका एंगल आर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सीधा लिखते हैं साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे दो मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का एन एम हम मान के चलते हैं और वाटर का एन डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, ये है क्या, की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो बेटा जिस मीडियम में रे जा रही है अपॉन जिस मीडियम में रे आ रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर किसका आएगा, वाटर का आएगा, क्लियर, और नीचे किसका आएगा, एयर का आएगा। अगर अभी भी आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ। देखो, एयर के लिए सीधी सीधी सी बात है, लिखो इसको, रिलेशन कैसे लिखने, साइन आई इनटू साइन आई, आई एंगल किस मीडियम में बना हुआ है, एयर में, तो इनटू क्या करो इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आर, आर किस मीडियम में बना हुआ है, वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम में जो एंगल बना हुआ है उसका साइन लेके और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, आप रिलेशन देखोगे यही आएगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन डब्ल्यू बाय एन ए, क्लियर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी की टर्म में अगर रिलेशन निकालना है तो एन डब्ल्यू को मैं क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो सी बाय वी डब्ल्यू। और ऐसे ही एयर को क्या लिखूंगा, सी बाय वेलोसिटी इन एयर, सी से सी कैंसिल हुआ, तो वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी, तो ये दो रिलेशन आपको क्या रखना है, ध्यान रखने हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। साइन आई बाई साइन आर हम कांस्टेंट तो लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लिखते हैं, लेकिन वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जिस मीडियम में रे जा रही है उसका ऊपर आएगा, जिस मीडियम से रे आ रही है उसका नीचे आएगा। और वेलोसिटी की टर्म में तो उल्टा होता है, जिससे रे आ रही है वो ऊपर और जिसमें रे जा रही है वो नीचे। ये कई बार आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिड्यूस करने के लिए भी आता है कि डिराइव करके दिखा दो साइन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में, ठीक है, स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में और स्नेल्स लॉ वेलोसिटी की टर्म में, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डिड्यूस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द इमेज बी फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से आप कैसी इमेज बनाओगे, इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद अ ब्लैक पेपर, ये तो आपका एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन। तो एक चीज समझ लेना भैया, आपका ना ये कॉन्वेक्स लेंस था, ये कह रहे हैं कि अपर हाफ को आपने क्या कर दिया है, एक ब्लैक पेपर से रैप कर दिया, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर इसका आप इतना सा हिस्सा भी काट लो ना, ये हिस्सा भी आपको कंप्लीट इमेज बना के दे देगा,
इमेज आपकी कंप्लीट बनेगी। इमेज में ये मत कर देना, इमेज में कटौती मत कर देना कि आपने लेंस आधा काट दिया तो आपकी इमेज भी आधी कट जाएगी। लेंस का या मिरर का आप छोटा से छोटा हिस्सा भी ले लोगे ना, वो भी आपको कंप्लीट इमेज बना के देगा। लेकिन बात क्या है, उस इमेज की इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। उस इमेज की इंटेंसिटी क्या रहेगी वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी लाइट आ रही है। जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतनी अच्छी, उतनी ब्राइट इमेज बनेगी, जितनी कम लाइट आएगी उतनी आपकी डल इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने हाफ पोर्शन को ब्लैक कर दिया है तो मीन्स अब पहले ही इतनी रेज को ये कवर कर सकता था, इतनी रेज इसमें आती। ठीक है, अब सिर्फ क्या आ रही है, एक हाफ यही वाला आएगी, आपकी रेज आएगी, रेज ही आधी होगी तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, ब्राइटनेस पे इफेक्ट पड़ता है। नहीं तो अदरवाइज आप छोटे से छोटा पीस भी उठा के देख लो किसी भी कांच का, आपकी इमेज वो पूरी बना के दे सकता है। तो आंसर क्या लगेगा इसमें, ब्राइटनेस। ऑप्शन नंबर सी, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड, क्योंकि रेज क्या हो गई है, नंबर ऑफ रेज कम हो गई है। चलो, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन अ मीडियम, तो बहुत सिंपल है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। देखो वैक्यूम, और आपके सिलेबस में यहाँ पे आप एयर भी लिखना चाहो ना, अगर ऑप्शन में एयर भी दे दे, कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ ले कि वो तो वैक्यूम पे ही अटका हुआ है, नहीं, एयर में भी आप क्या ले सेम लेके चलो, कितनी वैल्यू, कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपके सिलेबस में यूनिट का बहुत ध्यान रखना। यूनिट सबसे पहले अगर कोई न्यूमेरिकल आता है या आप कोई भी आंसर रिपोर्ट करके आते हो तो उसकी यूनिट खासकर लिख के आना, यूनिट के बिना आपके नंबर कट जाएंगे, 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चलो, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। अब देखो इसमें दो वर्ड ना, एक ये डिस्टेंट मतलब बहुत दूर है, डेफिनेटली मतलब श्योरली वो बनेगी बनेगी पूरी। ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज़ करके बना सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करके बना सकते हो, प्लेन मिरर या बोथ कॉनकेव और प्लेन मिरर का आप यूज़ कर, देखो कॉनकेव मिरर इमेज तो बनेगी। ठीक है, लेकिन इस पे डिस्टेंस पे डिपेंड हो जाता है ना, डिस्टेंस कितना है, कहाँ है, कैसी बनेगी। लेकिन अगर आप एक कॉन्वेक्स मिरर ले लो तो आपको टेंशन ही नहीं है। बात समझ आ रही है कि आपने अगर एक कॉन्वेक्स मिरर खरीद लिया और लगा दिया तो जितनी मर्जी टॉल बिल्डिंग ले आओ वो आपको छोटी इमेज बना के ही देगा। ये हमेशा ही कैसी इमेज बनाता है, डिमिनिश इमेज बनाता है। क्या बनाता है, ये डिमिनिश इमेज बनाता है, इसीलिए तो इसको रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, ORVMs होते हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स जो होते हैं गाड़ियों में, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। आप सबको पता है क्यों, अब देखो ना वाइड एंगल, अब यहाँ पे फुल टॉल बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मतलब एक बहुत वाइड व्यू कवर करना है आपको। कहीं पे भी अगर आपको वाइड व्यू कवर करना है, एक बहुत चौड़ा रास्ता है उसको दिखाना है, तो आपको क्या करो, कॉन्वेक्स मिरर लगा दो, काम खत्म। यह चीज़ को छोटा कर देगा, उस वाइड एंगल को बहुत आसानी से ये दिखा सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्टिविटी यूजिंग अ फ्लास्क ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हो गया उसका 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है। अब ये कह रहे हैं कि ही फाइंड्स द इमेज फॉर्म, जो इमेज हमारी बनी है वो 45 सेंटीमीटर की बनी है हाइट में, तो मीन्स इमेज की हाइट जो है वो 45 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन, तो आप देख रहे हो 3 गुना हो गई है। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या लगेगा आपका, 3 टाइम्स। अदरवाइज कोई बच्चा निकालना चाहता है तो वो ऐसे भी निकाल सकता है फॉर्मूले से, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 45/15 इज अगेन 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अ स्टूडेंट डिटरमाइंस द फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस एक्स बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। बहुत दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब रेज कैसी आ रही है, पैरेलल पे। ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। इस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसी साइड पे एक स्क्रीन है, 20 सेंटीमीटर दूर आपकी वो बनी है।
तो जो डिवाइस है एक्स जो वो यूज़ कर रहा है वो है क्या। चलो देखो आइडेंटिफाई तो आपने कर भी लिया है, हम थोड़ा सा डायग्राम से बता देते हैं। कोई भी ये डिवाइस हो सकता है, हमें नहीं पता मिरर कैसा है। ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट साइड रखा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं, और वो कह रहा है कि फोकस कर रहा है कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर, जिस साइड से रे आ रही हैं उसी साइड। तो इस साइड से रे आ रही हैं उसी साइड, तो कौन फोकस करता है, कॉनकेव मिरर कर रहा होता है। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी, तो पैरेलल आएंगी तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी फिर, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने ही बोला है 20 सेंटीमीटर पे फोकस कर रहा है। हमारे हिसाब से तो कहाँ करनी चाहिए, फोकस पे। वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर पे, तो फोकस कहाँ लाई कर रहा है इनका, 20 सेंटीमीटर के ऊपर लाई कर रहा है। चलो तो इसमें से डिवाइस बता देते हैं हम फिर। ये कॉनकेव मिरर बन गया, फोकल लेंथ इसकी क्या है, 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A student conduct an experiment using convex lens of focal length 20 centimeter and object of height 15 centimeter. He placed the object 25 centimeter from the lens. Can the image be formed on the screen? क्या इमेज स्क्रीन पे बनेगी? इमेज कौन सी स्क्रीन पे बनती है, जो इमेज क्या हो, रियल हो। अब यहाँ पे यूज क्या किया है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 20 है, और ऑब्जेक्ट रखा है 25। तो फोकस से अभी पीछे ही रखा हुआ है ना, फोकस से पीछे रखोगे तो ये जो इमेज बनाएगा वो रियल होगी। ये जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी बेटा, रियल होगी, और जो इमेज रियल होगी वो स्क्रीन पे आएगी। तो मीन्स यस, हमारी स्क्रीन पे आएगी, क्योंकि इमेज जो है वो रियल इमेज है। अब यहाँ पे यस में एक और आंसर भी है कि इमेज इरेक्ट है, ये मत कराना, थोड़ा सा 1 मिनट पेशेंस के साथ ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कभी आप आंसर सही निकाल लोगे लेकिन ऑप्शन गलत मार्क कर दोगे, ये गलतियां भी आपको पता है होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। करें अ रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर रीट्रेसेस इट्स पाथ। भैया नॉर्मल पे अगर कोई आप इंसिडेंट करा दो, जैसे ये आप प्लेन मिरर ले लो, यहाँ पे ये इसका नॉर्मल हो गया, और इसी पे क्या आ रही है, लाइट आ रही है, तो वो लाइट ऐसे ही चली जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो पाथ क्या कर लेती है, रीट्रेस कर लेते हैं। और इसको आप मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हो, कि जितना एंगल इसने नॉर्मल के साथ बनाया उतने ही एंगल पे ये चली गई। तो इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों चीज़ें सही हैं, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसमें, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ए कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल। A point object is placed on the principal axis. The number of images formed by the lens will be 2. हाँ ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये तो चीज़ गलत है। तो हम पहले वाली चीज़ को देख लेते हैं। अभी जैसे आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया था कि अपर हाफ को क्या कर दें, ब्लैक कर दें, तो मैं ये कह देता हूँ कि आपने लेंस जो बनाया ना उसमें यहाँ पे कोई और मटेरियल डाल दिया, एक मटेरियल M1 है और एक मटेरियल M2 है। मीन्स हो सकता है यहाँ पे कांच डाल दिया और यहाँ पे आपने पानी डाल दिया या ग्लिसरीन डाल दिया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम डाल दिया, कुछ भी अलग अलग डाल सकते हो। तो अब जब यहाँ पे अलग अलग मीडियम आपने फिल करा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, R2। यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो जब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं तो ये क्या करेंगे, बेंड भी अलग अलग करेंगे लाइट को। इसकी बेंडिंग 1, इसकी बेंडिंग 2, ये अलग बेंड करेगा, ये अलग बेंड करेगा। तो इसमें से रेज जो आएंगी वो कहीं और इंटरसेक्ट करेंगी, इसमें से जो रेज पास करेंगी वो कहीं और इंटरसेक्ट करेंगी। तो आपको इमेज तो कितनी दिखाई देंगी, 2 इमेज दिखाई देंगी यहाँ पे। रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा अगर आपने 2 डिफरेंट मटेरियल से वो लेंस बनाया है।
क्लियर है बेटा? दो डिफरेंट मटेरियल से बनाओगे, दो तरह की इमेज बनेगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा ही वर्चुअल बनाता है, तो वर्चुअल तो नहीं बनाता। तो ये क्या आंसर आएगा इसका? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बट आर इज फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हेन ए कॉन्केव मिरर इज हेल्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ विल डिक्रीज। ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इन विच इट इज हेल्ड। नहीं, तो इसमें तो साफ साफ आपको दिख ही रहा है भाई, फोकल लेंथ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं होती कि फोकल लेंथ चेंज हो जाए। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन रीजनिंग का। फुल लेंथ ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन इन कॉन्वेक्स मिरर। हाँ जी, ये तो अभी कराया हमने क्वेश्चन। ए कॉन्वेक्स मिरर हैज ग्रेटर फोकल लेंथ देन अ कॉन्केव मिरर ऑफ सेम अपर्चर। ठीक है, अगर इसका अपर्चर क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इनकी फोकल लेंथ क्या होगी? कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, क्या रीज़न यहाँ पे ठीक है या नहीं है? असर्शन तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम लेसर इज द वेलोसिटी इन दैट मीडियम। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही चीज़ें ठीक है, और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ये चीज़ अभी हमने क्वेश्चंस में भी देखी है। ठीक है, तो चलो 5 क्वेश्चन हमारे असर्शन रीजनिंग के हो गए, 10 एमसीक्यू हो गए। अब तो हम क्या करेंगे? केस स्टडीज़। तो जी, केस स्टडी और उनके चारों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन इज इन आर आइज। ठीक है, इट बिकम विजिबल व्हेन इट बाउंसेस ऑफ द सरफेस एंड हिट आर आइज। ओके, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल रिफ्लेक्शन के बारे में, ये रिफ्लेक्शन की केस स्टडी है। इफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे रिमेन पैरेलल इवन आफ्टर द रिफ्लेक्शन and goes only in one direction, it is known as regular reflection। तो देखो, रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। अगर आपके आने वाली इंसिडेंट रे पैरेलल हैं और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल हैं बट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है, उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इट टेक्स प्लेस mostly in plane mirror and highly polished metal surface. The mirror outside the driver side of the vehicle is usually a spherical mirror and printed on such mirror is usually the warning vehicles in the mirror are closer than they appear। ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, ORVM अभी हमने बात की, तो उस पर लिखा होता है एक चीज़ कि व्हीकल इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। भैया जितनी दूर आपको वो मिरर में दिख रहे हैं वो एक्चुअल में उतनी दूर नहीं है, उससे पास है। वो इमेज छोटी बना के देता है, वाइड व्यू देता है, तो हमें लगता है कि वो दूर है। ठीक है, ये वार्निंग यहाँ पे लिखी होती है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड ड्राइवर्स आउटसाइड। ORVM बेसिकली, ORVM में आप कौन सा मिरर यूज़ करते हो? तो अभी हमने आंसर किया है कि ORVM में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। ये क्वेश्चन अभी हमने किया भी था शायद, है ना? तो प्लेन या कॉन्वेक्स मिरर आप यूज़ करो, हमारी इमेज हमेशा ही क्या आएगी? सीधी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। चलो, ये न्यूमेरिकल बेस है, इसमें आपको मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब कहाँ पे है? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर से पहले देखो क्या चेक करना होता है, मिरर कौन सा है। अब कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ रेडियस दी हुई है,
तो रेडियस डिवाइडेड बाई 2, 60 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 30। अब ये जो 30 रहेगी ये प्लस में रहेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, 30 होती है। जो भी आप क्वेश्चन करोगे वो आप साइन कन्वेंशन के साथ, मतलब साइन कन्वेंशन उसमें यूज़ करना ही करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो हमें पोजीशन निकालनी है इमेज की, तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। तो वैल्यू डालो 1/30। अब u की वैल्यू माइनस में रहेगी हमेशा, 10 सेंटीमीटर है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, 30/4 मीन्स 7.5। क्या आएगा, 30/4 क्या आ गया, 7.5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या लगेगा, बी। क्या आ गया आपका, बी। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है हमें नहीं पता, रेडियस बतानी है। चलो रेडियस क्या हो जाएगी इसके, 24 डबल हो जाएगी। ये इजी था। तो मिरर के ऊपर ये आपकी केस स्टडी थी, में एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस भी है। चलो नेक्स्ट केस स्टडी हमारी, we know that lenses form different type of image when objects are kept at a varying position. When a ray is incident parallel to the principal axis, then after refraction it pass through the focus or appear to come from the focus. ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के हिसाब से इन्होंने लिख रखा है। When a ray goes through the optical center, it passes without any deviation. ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप पास कराते हो तो वो बिना किसी डेविएशन के वापस आ जाती है, मतलब उसी रास्ते पे वो चलती रहती है। If the object is placed between the focus and optical center of convex lens, erect and magnified image is formed. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। As the object is brought closer to the convex lens from infinity to the focus, the image moves away from the convex lens from focus to infinity. हाँ, एक साइड अगर आप फोकस, मतलब एक साइड अगर आप ऑप्टिकल सेंटर की तरफ मूव करते रहो तो दूसरी साइड आपकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी की तरफ मूव करती जाती है। ऑल्सो द साइज ऑफ इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड द इमेज इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सारी चीज़ें आपने पता है, ये आपके रे डायग्राम्स के बारे में ही क्या हो रही हैं, बातें हो रही हैं। ए कॉन्केव लेंस ऑलवेज गिव्स वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ। तो भैया कॉन्केव लेंस जो है वो हमेशा ही छोटी इमेज बना के देगा, सीधी बना के देगा। वर्चुअल होती है वो इमेज कॉन्केव मिरर की, कॉन्केव लेंस की, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, ये हमारा मतलब केस स्टडी थी, आपका पैराग्राफ था। क्वेश्चन देख लेते हैं। द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर आपने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकस पे बनेगी। When the object is placed at the focus of concave lens, the image is formed. कॉन्केव लेंस के अगर आप कॉन्केव लेंस के अगर आप फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो वो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी। देखो अभी ये जो लास्ट लाइन कह रहे हैं ये सीधा सीधा कह रहे हैं, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज भी हो, कॉन्केव लेंस हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज देता है। तो यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश देख लो, रियल छोड़ दो, रियल इसको भी काट दो, वर्चुअल वर्चुअल है लेकिन इन्वर्टेड है, इसको भी काट दो, तो आंसर क्या बच गया आपका, वर्चुअल एंड स्मॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ने जो इमेज बनाई है उसका साइज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। जब फोकस पे रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है और वो इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, हम उसको मान के चलते हैं हाईली मैग्नीफाइड है। ठीक है, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। नेक्स्ट, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अगर आप 2f पे आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो, इमेज बोल दिया, ऑब्जेक्ट अगर आप रख रहे हो, द लोकेशन ऑफ द इमेज 2f पे रखोगे, कहाँ बनेगी, 2f पे ही बनेगी। और यहाँ पे 2f को ये आंसर ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर क्या लगेगा, नन ऑफ दीज। और इसका आंसर हम लिख देते हैं एट 2f। आपको भी पता है 2f पे रखोगे तो 2f पे ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव ये आपका आंसर आया। तो आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए हैं, आपके एक्यूरेसी क्या रही है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ। मज़ा आया है नहीं आया ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, तैयारी कैसी चल रही है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, टारगेट बनाओ यार, तभी आपके लिए रिवील्स होते जाएंगे सरप्राइजेस जैसे जैसे चैनल ग्रो होता जाएगा। थैंक यू।